आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। ताऊ आज जूम से जुड़े हुए हैं अपने घर से। और अब साडा जीवन उच्च बिजार की बारी है। बड़े दिन बाद इस बार बिजार खबर आई है पश्चिम बंगाल से। यहाँ 2014 में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, टीईटी, प्राइमरी मास्टरों की एलिजिबिलिटी की परीक्षा होती है। उसकी मेरिट लिस्ट अभी आई है। तो जिन लोगों के टेस्ट में बढ़िया मार्क्स आए हैं उनके नाम देखिए, क्या क्या नाम है उन कैंडिडेट्स के। ममता बनर्जी, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, जो इस बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पॉल, पार्थ चटर्जी, अभिषेक वाह। बनर्जी, सुकांत मजूमदार और सुजन चक्रवर्ती। ये सारे वीआईपीज हैं, बड़े नेता हैं। एक उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं। बिजार ये नहीं है कि इन वीआईपी नामों के साथ परीक्षा दी गई, बिजार ये है कि इन सबके नंबर जो आए हैं। ममता बनर्जी को 92, शुभेंदु अधिकारी को 100, अमित शाह को 93, दिलीप घोष और सुजान चक्रवर्ती को 92 नंबर आए हैं। लेकिन तपलीक हो गई वकीलों के एक समूह को। वो कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि ये वीआईपी नाम वाले ये नाम कहाँ से आए, ये नाम सही एक्चुअली इस नाम के लोग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, या ये कोई गफलत हुई है। आप लोग मतलब एक वैसे ऐसे मैं सोच रहा था कि ऐसे कितना कितना सुंदर आदर्श दृश्य होता ना कि देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मास्टरी की परीक्षा दे रहे होते, प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आम हम में से एक जैसे लगते। फिर मास्टर हो भी गए, मास्टरी पढ़ा रहे हैं और देश भी संभाल रहे हैं। संभव नहीं है पर वैसे बता रहा हूँ। नहीं कर सकते हैं, करना चाहें तो। और इसमें नाम में क्या समस्या है भाई? उसी में तो राम श्याम भी नाम के लोग होंगे ना, चैतन्य नाम के भी होंगे, हाँ, पर एक विवेकानंद भी परीक्षा होंगे, में रामकृष्ण भी होगा, सब लोग होंगे। तो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि इमीडिएट वालों से मिल गए। तो दूसरी बात ये है कि नेताओं को कहीं तो पढ़ाई में अच्छे नंबर मिल रहे हैं। आप ये भी सोचिए, वरना आप कभी इनमें से अधिकतर नेताओं की अगर आप मार्कशीट देखें तो अव्वल तो कईयों की होगी नहीं, और जिनकी होगी वो नंबर बताने लायक नहीं होंगे। अब 90, 92, 100 इस तरह से नंबर मिला है, तो यार इनके कहीं तो इनको अच्छा नंबर मिल रहा है। तीसरा क्या है कि ये देश बहुत विचित्र है। हमने हनुमान जी के फोटो वाला आधार कार्ड देखा है अपनी आंखों से, छू के देखा है, जिसमें फोटो जो है अच्छा, वो स्पर्श हनुमान भी जी किया। हाँ, फोटो अब जानकी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो हमने कहा भाई उनका आधार आ गया एकदम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी फोटो एकदम दोनों मुंह लड्डू, और नीचे बाकायदा हनुमान नाम लिखा हुआ है, बाप का नाम अंजनी, और नीचे नंबर पड़ा हुआ है। सामने आने पूछो कौन है भाई, पहचाना नहीं। तो हम वो देख चुके हैं। दूसरा क्या है, मतदाता सूची जब बनती है उसके बाद फिर मतदाता पहचान पत्र। अपने बचपने से हम देखते आ रहे हैं, जब से सेशन साहब के टाइम में पहली बार पहचान पत्र का शगुफा आया, नहीं तो पहले केवल लिस्ट होती थी। लिस्ट में लोगों के नाम होते थे, नाम और पते के हिसाब से पर्ची मिलती थी। बूथ पे स्थानीय लोग होते थे, वो तस्दीक कराते थे कि हाँ ये राम नरेश हैं, है ना, ये अल्ताफ नहीं है, ये राम नरेश है। राम नरेश का वोट जा रहे हैं, ये अल्ताफ का वोट काहे जा रहे हैं? तो लोग तस्दीक कराते थे। फिर एक शगुफा आया कि सबका पहचान पत्र बनेगा। वो पहचान पत्र बनना, इतनी बड़ी आबादी का संकट वही होता है। वहाँ से लेके यहाँ तक आप देख लीजिए, सनी लियोनी की फोटो, है ना, इंदिरा गांधी की फोटो, ये जौन रामानंद सागर वाले रहे भगवान राम, अरुण गोविल, अरुण गोविल फोटो, ये सब फोटो वाले पहचान पत्र। मतलब इन लोगों के पहचान पत्र हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन लोग किसी का भी, सबसे कमाल की चीज, कुत्ते का फोटो छाप के पहचान पत्र। बीच में एक खबर चली थी, 7-8 साल हुआ चाहते हैं, मतदाता पहचान पत्र में कुत्ते की फोटो। तो ऐसे ऐसे विचित्र भी, मतलब युधिष्ठिर का पहचान पत्र बना होगा तो साथ में कुकुर का भी बन गया होगा। मान सकते हैं, देश में मतलब 33 करोड़ देवी देवता हैं और 140 करोड़ हम लोग हैं, तो 140 करोड़ का थोड़ी बनेगा, बाकी तरफ का भी बन सकता है। लेकिन पहचान का जो मामला है ना, वो इतना ही गूढ़ है, नाम का, पहचान का। और लोग इस तरह के नामों से अगर किसी का कल्याण हो रहा है, आप सोचिए कि किसी का नाम श्री राम शर्मा क्यों रखा गया होगा? इसलिए ना कि राम के कुछ गुण उनमें आ जाएं,
हमारा नाम पालिनी रखा गवा कि पालिनी की तरह जैसे वो अष्टाध्यायी की बात किए, ये भी कुछ अपना व्याकरण लगाएंगे ना, कुछ सूत्र बनाएंगे, कुछ नई चीज़ देंगे लिंग्विस्टिक्स को, लैंग्वेज को। तो ये सब सोच कर रखा गया होगा। तो आप सोचिए कि उनका नाम रखते ही प्रभाव देखिए। अब उसी बच्चे का नाम जो है ना, शुभम होता, अभी उसका नाम वो कौन, ममता के शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु, शुभेंदु नाम है उसका तो 100 नंबर मिला है, और शुभम होता तो 82 नंबर नहीं आता उसका। तो नाम का प्रभाव तो पड़ता ही है भाई। अच्छा, ये लोग सही लोग भी हो सकते हैं यार। ऐसा मतलब आप मतलब कलकत्ते में पान खा के थूकोगे तो किसी शुभेंदु को लग जाएगा। मतलब जितने लोगों को लगेगा उसमें से 1-2 शुभेंदु निकल ही आए। हाँ। इतने तो होते ही है शुभेंदु। अब अमित शाह जो है वो अमित शाह भी हो सकते हैं। शाह जरूरी नहीं है। वैसे मैं राहुल गांधी से मिला हूँ, मतलब एक बड़ी फिल्मी हस्ती के पीए हुआ करते थे, उनका नाम राहुल गांधी था। अरे हमारे पास एक लड़का इंटर्नशिप करता था, ये ITMI का पढ़ा हुआ, इंडियन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का ही पढ़ा हुआ, उसके दादाजी ने उसका नाम रखा था जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। तो अरे आप देख लीजिए, अभी हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा जवाहरलाल नेहरू। हमने कहा प्रधानमंत्री नाम नहीं पूछा, तेरा पूछ रहे। कहे मेरे ही नाम जवाहरलाल नेहरू, मेरे दादा रखे थे, उनको बहुत पसंद थे। सरनेम वगैरह सब हटा दिए, ये भी नहीं कि आगे शर्मा गुप्ता कुछ नहीं, जवाहरलाल नेहरू सीधे एक नाम। अरे अभी जो बंगाल के गवर्नर बने हैं आनंदो बोस, ये मलयाली है। अच्छा, नाम आनंदो, आनंदो बोस, क्योंकि उनके पिताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मैं तो मुझे कभी ममता बनर्जी अगर टीचर बन जाती हैं, अगर नकली हैं तो भी क्या बुरा है, और असली वाली हैं तो सबके लिए अच्छा ही है। मैं तो क्या है ना कि मतलब बोलते ना कि बंगालियों को सब दादा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको सब पोता होता है। ये बात सोचो, लेकिन अगर कि ये सब पढ़े लिखे होते हैं, हो जाए, 80% से ऊपर सबके नंबर हैं, सब टीचर नियुक्त हो जाएं और एक ही स्कूल में लग जाएं, ममता बनर्जी, शुभेंदु, दिलीप घोष, अमित शाह, स्कूल में 2 फाड़ हो जाएगा पहले दिन से ही। अमित शाह, शुभेंदु अलग ग्रुप में, ममता दीदी अलग ग्रुप में। दिलीप घोष ये सोचेगा कि यार ये शुभेंदु इतना सट के बैठा है, मैं इधर चला जाऊं कि उधर चला जाऊं। नहीं, और वही उसमें कंपटीशन होगा कि आज ममता की टीम ने शुभेंदु की टीम को हरा दिया, और मैच हारने के बाद शुभेंदु की टीम ने ममता की टीम को मन भर पोला है। और ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर होते हुए शिक्षिका हैं। मैं दिखने पे नहीं कह रहा हूँ, उनके व्यवहार पे कह रहा हूँ। वो सिखाते रहती हैं कुछ ना कुछ, छड़ी लेके लगता है कभी भी उठ जाएंगे, बोलेंगे बैठो, बोसो बोसो। पकौड़े उकौड़े भी खिलाती हैं वो बीच बीच में, चाय पकौड़ी सब कुछ। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है शिक्षक अगर कोई हमारे नेताओं में होते ना, मतलब ऐसे मजाक की बात अलग, पर DP त्रिपाठी जो है बढ़िया शिक्षक हुए होते। हम बस ये चाहते रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल, ये 2 लोग शिक्षक नहीं होते बस। अच्छा, काहे के लिए? दोनों को मतलब अजीब सा लगता है कि बच्चों को देख के कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सामने लोगों को देख के ये लोग बहुत मरकहे टीचर होते है ना, जैसे कि मतलब बहुत ही अंतरात्मा इनकी दुखी है बच्चों से, इनका बस चले तो सिलौटी में धर कूचते। ऐसे ही शिक्षकों के नाम रखे जाते हैं, फोड़ू सर, बकुला सर, मरकहे सर ना, चढ़ाऊआ सर होते ना तो बढ़िया रहता, वो फॉर्मूला बना के सिखाते। मोदी जी प्रिंसिपल होते, जैसे बाबा याद करते थे ना सब। तो मोदी जी वैसे होते। अमित शाह तो टीचर क्लास बहुत कम लेते, क्लास ही ले रहे होते। बाहर बाउंड्री के पास जितने घूम रहे होते ना। मैं S जयशंकर की क्लास अटेंड नहीं करता बस। यार वो सवाल उनको पूछो ना तो जवाब दूसरा देते हैं और ह्यूमिलिएट कर देता है। कैसे बच्चा खड़ा होकर पूछे भी कुछ, उसको ये एहसास दिलाता है तेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है।
अच्छा, सुषमा स्वराज जी, वो ऐसा लगता है कि वो एसएसटी की ही टीचर होती, नहीं? उनकी बिंदी का साइज और जो उनका एक पूरा दिखना। सुषमा स्वराज जी तो अब नहीं है हमारे बीच हाँ, में, उनके पर नाम पे एक भवन है हम्म, दिल्ली में, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं। हमारे और स्कूलों उस में ऐसी हिसाब से एसएसटी की टीचर हुआ करती थी, और कमोबेश वैसी ही थी। उनकी स्मृतियों में एक स्मृति ईरानी जी है, तो उनकी क्लास होती। वैसे सुषमा जी अ, भाषा की क्लास भी बहुत अच्छी लगती। हाँ हाँ, जैसे उनका संस्कृत में अध्ययन ठीक ठाक रहा, हम्म, और वकालत वो पढ़ी हुई थी, मतलब अच्छा पढ़ी लिखी महिलाओं में, राजनीति में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं भारत में, उनमें सुषमा जी एक थी। तो उस लिहाज से वो काफ़ी बढ़िया रहता। हम्म, सामाजिक विज्ञान मायावती भी बहुत अच्छा पढ़ाती, क्योंकि उनका भी अध्ययन वृहद रहा है। आप उनको भले ही किसी भी रूप में देखें, लेकिन उनका अध्ययन मजबूत रहा है। लेकिन मैं मायावती को पढ़ाते हुए देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि वो जितना लिखा हुआ उससे एक शब्द भी इधर उधर नहीं जा रहे। हाँ, वो हम विद्या मंदिर पढ़ते थे तो हमारे टीचर गाइड से आंसर लिखवाते थे, और वो बस फीस, एकदम वही छवि मुझे याद आती। और वो फीस को लेके बहुत पर्टिकुलर रहती मायावती जी। आडवाणी होते ना, तो वो पानीपत के तीसरी लड़ाई को भी वो कहते कि मुझे इतिहास स्मरण पढ़ाते हो रहा हैं। है, मुझे स्मरण हो रहा है। मुझे स्मरण है। वो कल की बात को लेकर के भी यही बोलते, मुझे स्मरण है कल भी नहीं लाया था तू किताब। बहुत रोचक क्लास होती है सच जिन्ना में। प्रकरण को अच्छा पढ़ाते आडवाणी, पाकिस्तान बंटवारा, और हाँ। उसको उसने उससे उनका समस्या रहा। बस एक ही है कि उस स्कूल से अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं निकलते कभी, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मनमोहन सिंह पढ़ाते हैं। लेकिन और दूसरा, एक सावरकर और नेहरू अगर टीचर होते तो लड़कों का बहुत मजाक उड़ाते कि यार हम दोनों के बारे में लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ भी बोलते रहते। जिसको जो मर्जी होता है बोल देता है। गांधी जी दोनों को पीछे से पकड़ते कहते हैं तुम दोनों तो छोड़ो, मेरा देखो। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, कुछ भी बोल देता कोई भी आदमी। अब गोडसे लेकिन तब भी तलवार पिजा रहा होता है। हाँ, मतलब कबीर, गालिब और रहीम और गांधी, बीरबल, इन सब के साथ ये त्रासदी है, जो इन्होंने नहीं बोला वो भी इनके नाम पे है। जबरदस्त त्रासदी है। बच्चन, हाँ, हरिवंश और राय अगर शेर व बच्चन, शायरी में नहीं है, सीधा बाबूजी सिंपल हरिवंश राय सेंटेंस है ना, बच्चन। सिंपल नहीं, वो तो सेंटेंस है तो रूमी। कह रूबी क्यों लिखा, कह रूम में लिखा था ना इसलिए रूबी लिख दिया। गांधी जी का सबसे फेमस कोट पता है क्या है? हम्म, ये हमने कब बोला बे? गांधी जी के नाम से तो बहुत कुछ चला रखा है। एक गांधी जी का स्केच बनाया है जिसमें वो एक कुटिल मुस्कान दे रहे हैं, और ऐसे करके मुस्कान है उसकी, और उसमें ब्लैक बैकग्राउंड है। तो एक दिन मैंने देखा कि किसी ने, एक लड़की ने फोटो डाली, तो उसका एक दोस्त उस पर फोटो कमेंट कर गया जिसमें गांधी जी का ये मीम है और लिखा हुआ है, वैसे लड़की सुंदर है। बहुत छयट हो गए यार ये लोग, गजब है। छैयट। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इसका बहुत हाँ। दोहन हो रहा है। महापुरुषों का मीम में जो इस्तेमाल हुआ है ना, अद्भुत। हाँ, होना भीम में था, हो रहा है मीम में, हाँ, और हिंदू खतरे में है। चलिए, तो वैसे भी वो है, मतलब आप वैसे ये आपने तो क्या बताया तुम था। और उल्टा सीधा कहलवाई हो। नहीं। वैसे अच्छा तुम चिट्ठी विट्ठी निकाल हाँ, रहे हो। वो नहीं, हम नाम नहीं रहे ना ताऊ, आपके भी बाबा के तो खैर नहीं रहे होंगे स्कूल में कभी, नहीं, वो आपके नौबत नहीं आई होगी, रोहित 1, रोहित 2, अरे राहुल भैया, 1। मेरे सेक्शन में था, नहीं सेक्शन में 20B में था वो, मैं C में था। हाँ, उसका भी नाम कमलेश सिंह था। वो कमलेश कुमार सिंह था, मैं कमलेश किशोर सिंह। हाँ, कमलेश का क्या है, मुझे तो बाद में पता चला। मैं सोचता था मैं मतलब अकेला टाइप का हूँ, फिर स्कूल गया पता चला 2 है, फिर पता चला 3 है, फिर कॉलेज गया तो 4-5 हो गए। गुजरात गया। बाप रे, बात तो। हाँ, तो फिर शुभेंदु मुझे है लगा कि कमलेश तो यार, वहां पे। हाँ। कमलेश जो है गुजरात का शुभेंदु है। और लेकिन वहां तक तो ठीक है, पंजाब गया तो सारी महिलाएं कमलेश। हाँ, हरियाणा में हाँ, भी है, संतोष और कमलेश। हरियाणा में भी है। और ज्यादातर वो महिलाएं जो 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में जिनकी हत्या कर दी जाती थी। तो मुझे तो सुबह सुबह जो है ना, क्या बताओ, मृतक मृतक का नाम कमलेश है। ठीक है, मैं चिट्ठियों की ओर बढ़ता हूँ। तो पहले तो पिछले वाले एपिसोड पे 2 छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक निखिल हैं, फ्रिस्को टेक्सास में रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है, पूरी दुनिया साउथ कोरियन बैंड BTS की दीवानी है। ये साउथ कोरिया का बैंड दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल बैंड है।
बट मेरे को ये कहना था कि मेरी दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंड भी BTS बन गया है। B फॉर बाबा, T फॉर ताऊ, S फॉर सरदार। बात तेरी तो। थैंक्स फॉर गिविंग द नॉलेज एंड विजडम। थोड़ा चीजी हो गया बट कोई फिक्र नहीं। अरे भाई साहब, बीटीएस बहुत जबरदस्त बैंड है यार। मतलब हाँ। जिधर जाता हूँ उधर बीटीएस के बारे में सुनता हूँ। अरे हम बच्चे लोग तो कुछ और खैर सुन ही नहीं रहे हैं। उसमें बहुत लौंडे हैं, हम तो 3 ही हैं। पर बीटीएस मैं सोचता था बिहाइंड द सीन्स होता है। थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के नहीं लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद। और ये बिहाइंड द सीन वाला ही मीडियम ही है हम लोगों का। हालांकि अरे अब तो एक ही वीडियो भी हो झटके रहा में है। यार हमको युवा कह दिया, बीटीएस कह दिया, बहुत बड़ी बात है। हम्म। हम तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है आलोक सारस्वत नोएडा से। इन्होंने पिछले एपिसोड के बारे में कहा है कि ताऊ आइस एज के मूवी में जिस एनेक्डोट का जिक्र दिए फॉर कश्मीर, वो फल एकॉर्न है, वो जो एक जानवर हाँ जिसके हाँ, पीछे आता है, तो उस एकॉर्न। फल का नाम बताया इन्होंने, एकॉर्न है। ओकनट भी बोलते हैं उसको। इट इज़ गुड कार्ब प्रोवाइडर एंड स्क्विरल्स यूजुअली स्टोर इट फॉर विंटर्स। इट इज़ सो नाइस। आप पूरी फिल्म फ्रेंचाइजी सारी फिल्में देखें तो उसमें कॉन्टिनेंट बनने के लिए भी स्क्विरल के एकॉर्न होर्डिंग को रीज़न बताया गया है। तो उन्होंने वो एक वाह। एडिशनल जानकारी दी है। प्रणीत की चिट्ठी है बेंगलोर से। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा प्रणाम। 3 ताल का श्रोता बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। यूं कहें तो बस एपिसोड 108 और 109 ही अभी सुना है, लेकिन न जाने सुनने के बाद ऐसा लगा कि कुछ अपनापन सा है। पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि झारखंड से अपना डीप कनेक्शन है। जन्म ननिहाल और स्कूली शिक्षा वहीं से प्राप्त की। अभी बेंगलोर में हूँ और अमेरिका की एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। अमेरिका एपिसोड 109 अपनी ऑफिस के 10वें माले पर बैठकर सुन रहा था। ऑफिस की खिड़की के सामने से तालाब दिखता है। आपके झारखंड के बारे में जो आपने बातें कहीं उससे मुझे घर की याद आ गई। गांव, खाना, शहर, जंगल, नक्सल गतिविधियां और साइकिल पर कोयला ढोने वाला कामदार, सब एक सटीक चित्र बना रहे थे झारखंड का, जो हर नॉन रेजिडेंट झारखंडी के लिए एक नॉस्टैल्जिया जैसा है। एक और चीज़ जो आपको झारखंड की सड़कों पर मिल जाएगी वो है लड़कपन में नए नए आए बच्चे जो हाईवे के दोनों ओर जामुन के पेड़ के नीचे पॉलीथीन लेके खड़े रहते हैं। आप गाड़ी धीमे करिएगा तो बोलेंगे कि पेड़ से अभी जामुन तोड़ा है, लेना है क्या, इतने रुपए में देंगे। इससे ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा क्या? सवाल तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आगे शायद उत्पन्न हो। माँ गृहिणी हैं तो उनको भी 3 ताल का लिंक शेयर कर दिया है। बोली हैं कि सुनेंगी। अगले पत्र में उनके भी अनुभव बताऊंगा। धन्यवाद। प्रणीत, बेंगलोर। भैया प्रणीत, जोहार झारखंड। चलिए, मतलब सुनने वालों में भी झारखंड के लोग हैं। नहीं, और ये हाँ, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने नए अपनी लिसनर हैं माता ये। जी को भी हाँ, भेजा है। लिंक भेजा है। और इन पुरानी छवियों और इन बिंबों के माध्यम से एक नए तरह का संवाद इन दोनों के बीच में बन सकता है। कई सारी चीज़ें माता जी इन कहानियों के बहाने आपको और बता सकती हैं। आपको अगर इस तरह के किस्से आपकी माता जी बताएं तो आप हम लोग के साथ भी हाँ इनमें से कुछ हाँ प्लीज। हाँ। साझा करें। यश मेहरा की चिट्ठी है नीस ग्रामीण फ्रांस से। इस बार वो ट्विटर स्पेस में भी आए थे इस बुधवार को हमारे। पहली बार उनकी आवाज़ भी सुनने को मिली। प्रिय ताऊ बाबा और सरदार को सादर नमन। पता नहीं था कि कुछ दिन चिट्ठी नहीं लिखूंगा तो दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। सुनक पीएम बन जाएंगे, इमरान गोली खा जाएंगे, सफ़ेद चमड़ी वाले वर्ल्ड कप उठा लेंगे, और तो और गियर बदलने के अंदाज पर फिदा होकर शादी होने लगेगी। खैर, जैसे जॉन एलियस आप कहते हैं, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। वैसे बता दूं कि फाइनल में मैं कुटिया में रहने वाले नंदन की टीम का सपोर्ट कर रहा था। आप समझदार हैं। पिछले 3 एपिसोड ताबड़तोड़ सुन लिए हैं। एक के चक्कर में तो 11 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी कर ली। खुद ही खुद का मैराथन हो गया। अगला वाह। शायद पैर पर अमृतांजन घिसते हुए सुनना पड़ेगा। पिछले वाले अमृतांजन बहुत हाँ, दिन बाद किसी सुना, ने हाँ। नाम लिया। वाह भाई वाह। पिछले वाले में ताऊ ने झारखंड की ऐसी तस्वीर खींची कि वासेपुर सस्ती लगने लगी। मज़ा आ गया सुनकर। इस हफ्ते रिकमेंडेशन में स्पॉटिफाई पर वायरस 2062 पॉडकास्ट सुनने पर जोर डालूंगा। साईफाई टाइप मामला है उसमें। शनिवार का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए और वार। जय हो। यश मेहरा, नीस ग्रामीण, फ्रांस। जय हो यश भाई। थैंक यू बहुत यश भाई, थैंक यू। अगली चिट्ठी है स्लो एड्रेनलिन
क्या बात है। अपना नाम नहीं बताते हैं इसी हाँ, नाम हाँ। से, और इनके ये हाथ से लिख के इन्होंने फ़ोटो खींच के भेजी है, तो मैं वो उसका प्रिंट लेके पढ़ रहा हूँ। हाथ से लिखी हुई है। जय हो ताऊ बाबा और कुलदीप भाई, मैं स्लो एड्रेनलिन पिछली बार पहला पत्र लिखा और शामिल हो गया। ऐसा लग रहा है कि नौकरी के पहले दिन ही वेतन मिल गया। और पिछले पत्र में भोजपुरी को नागरी में लिखने का उद्देश्य ये था कि मुझे नहीं पता था कि भोजपुरी के लिए लेखन की कौन सी भाषा ठीक रहेगी। मेरा पसंदीदा एपिसोड 105 है, जिसमें ट्रक टेम्पो वाले गाने और डबल मीनिंग कव्वाली का जिक्र था। मैं आप लोगों से एक सलाह लेना चाहता हूँ कि दूसरों के ओपिनियन से कैसे बचें। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि लोगों की बातों से मैं जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ, पर मैं इससे बचना चाहता हूँ। इसका कुछ इलाज बताएं हकीम साहब। और कुछ दिनों में काशी का ट्रिप होने वाला है, तो बाबा से काशी की ऐसी जगहों के बारे में जानना चाहता हूँ जहाँ लोग कम हों और सुकून ज़्यादा हो। अंत में एक विषय का सुझाव है, लबड़ धोधड़ों द्वारा फूड एक्सपेरिमेंट। धन्यवाद। बाबा का फेवरेट सब्जेक्ट है ये। नहीं, ये तीनों चीज़ें बता दीजिए। हाँ, नहीं, ये ओपिनियन के लिए हाँ। एक ही समाधान है उसका कि दूसरों की ओपिनियन से बचना है तो अपनी ओपिनियन बनाइए। आप अपनी ओपिनियन से लैस रहेंगे तो दूसरे की ओपिनियन आप पे लद नहीं पाएगी। दूसरा, आपने पूछा कि काशी में कम भीड़ वाली 5 जगह बताएं, तो मेरा सुझाव होगा कि काशी ना जाएं, क्योंकि कम भीड़ वाली जगह एक मरघट ही है, वहाँ पे भी भीड़ होती है। वहाँ पे मतलब मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे भी पेलम पेल भीड़ मची रहती है। दूसरी एक शांत जगह जो बनारस में हो सकती थी वो सारनाथ है, बुद्ध का स्थान जहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया था। भाई साहब, इश्क बाजों से लेके और दुनिया जहान के हर कोने के पर्यटकों तक वहाँ पे भीड़ मेला लगा रहता है। विश्वनाथ जी तो खैर खुद विश्वनाथ मंदिर में नहीं रहते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए संकट मोचन की बगिया में आपको हनुमान जी नहीं मिलेंगे, कुछ आज के समय के छूटे हुए बंदर जिनमें से कुछ ने धोती पहन रखी है और कुछ ने नहीं पहन रखी है, वहाँ पे विचरते हुए आपको मिलेंगे। पर उसमें एक तरीका है कि एक 4:30 बजे घाट पे चले जाएं तो थोड़ी भीड़ कम होती है। हाँ, तो 4:30 बजे सुबह नीचे से। लाल और ऊपर काला हो जाएगा, माथा की टाइनिंग हो जाएगी और सीढ़ी जो सुबह रॉड सैंडस्टोन मैं सुबह की, हाँ, सुबह पेड़ के भीड़, घंटियां, पानी, नाव सब हो जाएगा। तो बनारस अगर आप भीड़ से बचना है गुरु, तो आप बनारस क्यों जाना चाहते हैं? आप पुष्कर उष्कर जाइए, थोड़ा सा और शांत जगहों पे जाइए। पहाड़ों में आजकल बहुत खाली हो गया है। हाँ, बनारस जाना है अगर, तो भीड़ की तौबा करके मत जाइए। मतलब मैखाने में चखना खाने जाओगे क्या? पीने जाओ यार, भीड़ का मजा लेने के लिए जाओ। काशी गए हो तो भीड़ का आनंद लीजिए। उसी भीड़ में आपको बाबा विश्वनाथ मिलेंगे, आज हमने भीड़ पे बात भी की मिलेंगे, है ना? ये सारे लोग उसी भीड़ में मिलने वाले हैं। बनारस की भीड़ में आदमी अकेला होता है। हाँ, और उस भीड़ का तथात्म्य यही है जो ताऊ कह रहे हैं ना। बनारस में एक जगह है जिसको कहते हैं मणिकर्णिका, वहाँ पे जीवित और मृत दोनों की भीड़ होती है रोज। और वहाँ पे जाके आपको एकांत का सबसे बड़ा साक्षात्कार होगा। आप ये देखेंगे कि व्यक्ति कितना अकेला है, ये शमशान का वैराग्य वहाँ पे समझाएगा। काशी जाइए मस्ती से, वहाँ पे चौक पे जा करके हींग वाली कचौड़ी खाइए, गोल वाली छुटकी भिनकी। और अभी जाड़े का टाइम शुरू होने वाला है, मलइयो आ जाएगा सुबह सुबह। तो जिसको यहाँ पे दिल्ली में जो लोग दौलत की चाट कहते हैं, मलइयो का आनंद लीजिए। मैदागिन की तरफ जा करके दौलत की तो सभी चाटते भाई साहब। बाप रे, बात कर रहा था एक दिन दौलत की चाय की दुकान पे जाके ये कहना है मुझे, है ना? ऐसे ही ताऊ के स्टाइल में, दौलत की तो सभी चाटते। तो रामनगर का किला घूमने जाना चाहें तो जाएं, सारनाथ भी घूम के आए और राजघाट की तरफ जा सकते हैं। BHU जरूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। देवी उपासक हैं तो दुर्गा कुंड जाना चाहिए और लहर तारा जाना चाहिए। अगर कबीर में आस्था है तो वो भी एक दिव्य जगह है, वहाँ पे भी होके आना चाहिए। बाकी धूल, सांव, मिट्टी, डस्ट, भीड़, ऑटो और चट्टे, इन सबसे एकदम लबालब भरा हुआ शहर है बनारस। आपका स्वागत करने के लिए तैयार। आप स्टेशन से उतरेंगे, बाद में आपको लपक पहले लिया जाएगा।
बनारस होके आइए और अपने अनुभव हमसे साझा कीजिएगा। हाँ, और जो आपने फूड एक्सपेरिमेंट वाली बात की उस पर जरूर कभी बात करेंगे, वो हाँ, हमारे वो भी बहुत मन में। लंबी रसोई है। हाँ खाने की बात चिट्ठी में छेड़ दियो, उसके ऊपर विस्तार से बात हाँ। होगी। अगली चिट्ठी है कार्तिक की, लंदन यूके से, फिलहाल बहादुरगढ़ से। कुलदीप सरदार, पाणिनी बाबा और कमलेश ताऊ को मेरा नमस्कार, जय हो। एपिसोड 107 में मेरा पत्र शामिल करने के लिए आभार। सही कहते हैं 3 तालिये कि अपना पत्र पढ़े जाना, इसमें कुछ तो बात है। पोस्टर तो नहीं बनवा सकता, पर ये पढ़ते समय कृपया मुझे वो क्षेत्रीय नेता मान लें जो सभी त्योहारों का अभिनंदन हाथ जोड़े एक साथ एक मौके पर कर देते हैं। वो बिंब आ गया दिमाग में। हाँ, पिछले एपिसोड में क्रिकेट वर्ल्ड नहीं कप। नहीं, उसमें तो इनका फोटो एक तरफ होगा और इनके 3 चपलंडूस उस फोटो में हाँ और हाँ, होंगे कि भैया का और फोटो उनकी तरफ से कि भैया का पत्र 3 ताल उनमें में पढ़े पढ़े जाने पर, की बहुत हाँ। बहुत बधाइयाँ। पिछले एपिसोड में क्रिकेट वर्ल्ड कप पर चर्चा सुन के काफ़ी मौज आई। पक गया था न्यूट्रल कमेंटेटर्स को सुन सुन के, जो आम फैंस का दर्द नहीं जानते, जो ये समझाते हैं कि ये बस खेल है और इस बार नहीं तो अगली बार सही, जो नहीं जानते कि जब रोहित शर्मा फील्ड पर नहीं भागते तो उन्हें वड़ा पाव कहना, ब्रैकेट में ताऊ के शब्द, मेरे नहीं। भैया फैट ये शेमिंग, सबके हैं, सबके शब्द हैं, ये राष्ट्रीय शब्द है उनके लिए। हाँ, फैट शेमिंग नहीं, वो बस इसलिए नहीं कि वो बड़ा पाव खाने वाले हैं, वो पाव हैं, सिर्फ कैप्टन है इसलिए बड़े। हाँ, फैट शेमिंग नहीं, बस उस भारतीय फैन का दर्द है जो अभी थोड़े समय पहले ही ये समझा है कि क्रिकेटर्स फिट भी हो सकते हैं। धन्यवाद इस दर्द को बांटने के लिए। दिल को तो ये कह के बहला लिया कि जन्मभूमि ना सही तो फिलहाल की कर्मभूमि की टीम जीत गई, पर अगर यहाँ कोई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के नसीरुद्दीन शाह होते तो ये बहकावा पकड़ते और कह देते कि ये तो दूसरों के लिए और खुद के लिए। खैर, बात इस एपिसोड में पाकिस्तान की भी हुई तो पाकिस्तान और क्रिकेट से जुड़ा किस्सा भी याद आया। जब कभी मैं पिताजी के साथ बैठकर इंडिया पाकिस्तान मैच देखा करता था तो हमेशा पार्टीशन की काफ़ी कहानियाँ और मलालों के साथ ये मलाल भी सुनता था कि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो इंडिया पाकिस्तान की टीम क्या धांसू होती। वहाँ की फास्ट बॉलिंग और हमारी बैटिंग, वकार वसीम और सचिन सहवाग। सोचने में ये विचार काफ़ी अद्भुत लगता था, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि फील्डिंग कितनी खराब होती। अब इन काहू के शब्दों में बच्चे पैदा तो अच्छे हुए लेकिन बट गए। हाँ, अब इन क्रिकेट की बातों से मन को इमेजिनरी हानि पहुंचाना बंद करते हैं और फीफा वर्ल्ड कप पे फोकस करते हैं जहां अपने शून्य स्टेक्स हैं। इस पर अभी आई नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री फीफा अनकवर्ड को रेकमेंड भी करना चाहूँगा। दुनिया में और भी जगह स्कैम देखकर अच्छा लगता है। बाकी आदित्य भाई की चिट्ठी में सुबह जल्दी उठने का जिक्र हुआ तो उन्हें मैं बस कहना चाहूँगा कि 19 के हो या 28 के, जेईई की तैयारी कर रहे हो या क्लियर कर लिया हो, तुम कभी इतने समझदार नहीं बन पाओगे कि माता पिता को समझा पाओ कि सुबह जल्दी उठना क्यों अनिवार्य नहीं है। अभी कंटाप और बाद में पैसिव एग्रेसिव तानों से ही इस विचार का स्वागत किया जाएगा। बाकी जेईई की तैयारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कार्तिक, लंदन यूके, फिलहाल हम बहादुरगढ़ कल्पना से। कर रहे हैं कि कोई बच्चा आईआईटी टॉप किया है, मतलब जेईई टॉप नहीं किया है, आईआईटी भी टॉप कर दिया है, और उसकी माता जी वो नाश्ता कर रहा है, पराठा अचार दही खा रहा है, डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, और उसकी माता जी आके उसके सर में बाल में हाथ फेर रही हैं। बस कह रहे कि बच्चा सवेरे जल्दी उठ जाया करो बच्चा। ये एक ऐसी बीमारी है ना जल्दी उठाने वाली, ये खत्म होने वाली नहीं। वैसे ये बहादुरगढ़ में आए हुए हैं, मतलब इन्होंने लिखा है क्या, फिलहाल बहादुर भाई, अगर बहादुरगढ़ में हो तो आ जाओ, कभी नहीं, अब चक्कर तो मार जाओ। अब तो बेकार हो गए, ये लंदन से चलते हुए बताते हैं हमें। हाँ, हाँ, कुछ तो फ्री की ड्यूटी करनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन अगर सच में आपके पास कभी समय हो और ज्यादा आप लंबी बिल्कुल छुट्टियों पे आएं। तो आइए नोएडा, कोई। बहादुरगढ़ तो यही थल्ले है। हाँ, बहादुर। अगली चिट्ठी, अच्छा सारे जो है ना नॉन रेजिडेंट 3 तालियों की चिट्ठियां बढ़ गई हैं इस बीच। अगली चिट्ठी है प्रणव कुमार की, लेक्सिंगटन साउथ कैरोलिना यूएसए से। 3 ताल के संचालक और बंधुओं को जय हो। 109वां पॉडकास्ट सुना और उस पर मेरी छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। पाकिस्तान पर चर्चा हुई, उस पर इतना ही कहना है कि घृणा और किसी को अपमानित करने की इच्छा से कम करने पर ऐसी ही स्थिति होती है। बैल और सांड पर बात हुई और मेरा मानना है कि ज़्यादातर पुरुष शादी से पहले सांड और शादी के बाद बैल का जीवन जीते हैं। झारखंड पर चर्चा हुई और नेटफ्लिक्स पर एक चर्चित सीरीज़ है इसी राज्य के शहर जामताड़ा पर, सीरीज़ का नाम भी यही है।
ताऊ बताएंगे कि क्या इस शहर में स्कैम की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और आजकल कुछ संस्कारी लोगों को चुनाव में टिकट मिल रहा है। मुझे आप लोगों से समझना था कि संस्कारी किसे कहते हैं। अक्सर सुनता हूँ कि भारतीय संस्कृति संस्कार के बारे में, कि हम किस सदी के भारतीय संस्कृति हमारी है और हम उसकी बात करते हैं। इस पर थोड़ी कभी चर्चा होनी चाहिए। जय हो। प्रणव कुमार, लेक्सिंगटन, साउथ कैरोलिना, यूएसए। नहीं प्रणव भाई, जो विषय आपने दिए हैं इनके ऊपर संस्कारी वाले पे भी और इस पे दोनों विषयों पे हम हाँ। लोग आगे चर्चा करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बात केवल मतदान की नहीं है या चुनाव की नहीं है। संस्कारी लोग हर जगह आपको पहले भी मिलते थे और अब भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी संस्कारी होने का प्रकटीकरण जो है वो ज़्यादा सख्त हो गया है। पहले संस्कार लचक के साथ आता था, अब संस्कार ठसक के साथ ठसक के साथ आता है। तो लचक से ठसक तक संस्कार का रूपांतरण जो है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जरूर। और जामताड़ा पे ना, मतलब वैसे तो ताऊ का प्रदेश है, पर एक हमारे साथी अनुभव हैं, नहीं है, लेकिन ताऊ का कुछ पूछ तो रहे हो। एक हमारे साथी हैं सौरभ त्रिपाठी, मैं वो रेकमेंड कर देता हूँ। वो गए थे वहाँ जामताड़ा और एक लंबी रिपोर्ट वो करके आए हैं द लल्लन टॉप के लिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे लल्लन टॉप जामताड़ा रिपोर्ट, सौरभ त्रिपाठी ने किया है एक, सौरभ त्रिपाठी भी लिख दे कीवर्ड में। हाँ, तो मिल जाएगा वो आपको। आप उसको देखें। जो आप कह रहे हैं कि सीरीज और एक्चुअल हालात में कितना फर्क है, तो आपको शायद उससे एक आइडिया मिलेगा। ताऊ कुछ कहना है? नहीं, जो सीरीज ऑब्वियसली ड्रामा होता है, उसमें ड्रामेटाइजेशन होती है, उसमें थोड़ा फिक्शनलाइजेशन भी होता है। पर ये सच है कि जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों में से एक नए तरह का साइबर अपराध की एक श्रृंखला शुरू हुई, जो कि अब देश के दूसरे हिस्सों से संचालित हो रही है। सिर्फ जामताड़ा ही नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है देश के शहर हैं जो शामिल हो गए हैं। और ये बहुत ही लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का, चूंकि ओटीपी इत्यादि पे। पर इस पे ठीक है, हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। करते हैं। हाँ, पुनीत कुमार की न्यू जर्सी से चिट्ठी है। जो सवाल इन्होंने पूछे हैं उस पर थोड़ी बहुत हमने बात भी की है, पर मैं संक्षेप में इसको बता देता हूँ। इनका कहना है कि कुछ सवाल है जिसकी चर्चा 3 ताल में सुनना चाहूँगा, अगर आगे कभी किसी एजेंडा में फिट हो। क्या ताऊ बाबा और सरदार $8 पे करेंगे ट्विटर के ब्लू टिक के लिए? क्या ऐसा ही ये तो हमने प्राइसिंग कर लिया मॉडल? था, हाँ, ये हाँ, कर इस पे लिया। चर्चा हो गई। हमने घोषणा भी कर दी थी कि हम पे करेंगे। ये बता हम नहीं दिया। करेंगे। क्या इन्होंने आगे लिखा, क्या ऐसा ही प्राइसिंग मॉडल टिकटॉक, अगर अवेलेबल नहीं है इंडिया में, वैसे वो लिखा है इन्होंने, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी आ सकता है? दूसरा सवाल, इलॉन मस्क को क्या एक सोशल इकोनॉमिक डिक्टेटर कहा जा सकता है? वैसे हर बड़ी कंपनी मोनोपोली करती है, पर मस्क ये काम कंपनी की आड़ में नहीं बल्कि खुद सोशल नेटवर्क पर आकर करते हैं। तीसरा, इज इट गुड टू ओपन अप ट्विटर एंड रिमूव सोशल पोलिसिंग? वैसे ताऊ का आंसर मुझे पता है, ये उन्होंने पहले भी कहा है। बात आ जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस सोशल बुलिंग की, बैलेंस कैसे बनाया जाए? पुनीत कुमार, न्यू जर्सी। ये बड़ा विषय है एक्चुअली, इसको कभी और करना चाहिए हमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस सोशल बुलिंग और वो जो सोशल पोलिसिंग वाली जो बात है। लेकिन एक बार संक्षेप में कुछ कहना है आपको? नहीं, मैं चाहता हूं कि एलॉन मस्क व्हाट्सएप खरीद लें और उसको बर्बाद कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, इंस्टा भी खरीद लें, उसे भी बर्बाद कर दें तो बहुत खुशी होगी। ट्विटर का जिंदा रहना जरूरी है। ताऊ का मतलब की चीज हाँ, निकल वही रही है। वही, हाँ। मेरे मतलब की चीज है वो। नितिन थेटे की नागपुर ग्रामीण से बड़े समय बाद चिट्ठी आई हाँ। है। इन्हीं से चिट्ठी के आदान प्रदान में हमने उसे मटन राष्ट्र नाम दिया था, और मटन पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया चिट्ठी लिखी थी। बाबा ताऊ परहेज कर सरदार, रहे हैं आजकल। हाँ, बाबा ताऊ सरदार और 3 तालियों को जय हो। 3 बार लिखा है इन्होंने जय हो। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ 5-6 कोयला खदानें हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि सरदार को खदानों के बारे में बताया जाए। मैंने उत्सुकता जताई थी ना। तो कोयला खदानें 2 तरह की होती हैं, एक खुली खदान जिसे ओपन कोल माइंस कहा जाता है, और एक अंडरग्राउंड खदान। हमारे यहाँ सभी कोयला खदानें ओपन कोल माइंस हैं। खदान के जो शुरुआती चेक पॉइंट है, वहाँ पर आपको एक टूटा फूटा लोहे का गेट लगा मिलेगा, जो कि रेलवे क्रॉसिंग के गेट की तरह होता है। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आजू बाजू नज़र रख रहा होता है, और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आने जाने वाली गाड़ियों की एंट्री या एग्जिट कर रहा होता है। ये तो हो गया सरकारी चेक पॉइंट। लेकिन हर एक खदान में कम से कम 5-6 अनऑफिशियल और कच्चे आने जाने के रास्ते होते हैं, जहाँ से कोई भी खदान में आ जा सकता है। ऑफिशियल गेट से अंदर घुसते ही आपको 2 कांटा घर दिखेंगे, जहाँ ट्रकों के कांटे होते हैं। उन दोनों में से कोई एक बहुत ही पुराना और जर्जर हो चुका होता है। ऐसा लगता है कि यह गिर जाए उसके पहले ही इसे गिरा देना चाहिए।
और दूसरा होता है बिल्कुल 1-2 साल पुराना नया-नया बनाया हुआ, जिसकी रंग पुताई से आपको समझ में आता है कि ये नया काटा घर है। वहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक कोने में सभी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए पार्किंग एरिया, फूड कैंटीन, आराम घर, मैनेजर ऑफिस वगैरह होता है। वहाँ से आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको 3-4 बड़े ग्राउंड दिखेंगे, जहाँ अलग अलग जगहों पर कोयले को स्टॉक किया जाता है और हर एक स्टॉक को एक अलग नंबर दिया जाता है कोयले की क्वालिटी के हिसाब से। कब उसे कहाँ भेजना है ये निर्धारित करके वहाँ से माल उठाकर भेजा जाता है। अब आते हैं उस जगह से जहाँ कोयला निकल रहा होता है, वो जगह थोड़ी दूर होती है। इन सब से जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको मिट्टी के टीलों की एक दीवार बनी होती है, जिस पर लोहे के जंग लगे हुए बोर्ड पर लिखा होता है, सावधान आगे खतरा है, आगे ना जाएं। लेकिन आपको वह बोर्ड को दूर लक्षित करते हुए वहाँ मिट्टी के टीलों पर खड़े होकर अंदर जो खुदाई हो रही है वो आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो कि 250 से 300 फीट गहरा और 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा होता है। गड्ढे के एक कोने से 2-3 मशीनें या होल पैक, ये एक बहुत हेवी ट्रक होता है, वो आते जाते आपको दिख जाएंगे। किसी एक कोने में कोयला जल रहा होता है और वहाँ से धुआं भी उठ रहा होता है। पूरे गड्ढे भर में रास्तों का बिछा हुआ जाल, जैसे कोई मकड़ जाल हो, और 1-2 पिकअप, यह सब आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का दृश्य होता है, जैसे कोयले में जलते शरीर। नितिन थेटे, नागपुर वाह। ग्रामीण। बहुत अच्छा आपने दृश्य उकेरा है। हाँ, और आखिरी लाइन बहुत कर रही थी। हाँ कोयले में जलते शरीर, दरअसल कोयला लगते हैं लोग। हाँ। आखिरी चिट्ठी आज की है इंजी, गुरुग्राम से। मम्मी पापा को मैंने आपका नवाज शरीफ वाला चुटकुला सुनाया, उन्हें अच्छा तो लगा ही, साथ में मम्मी ने मुझे जोक की भी याद दिलाई जो मैं बचपन में बड़े शौक से सबको सुनाता था। ये मेरा बेटा अंकल को डांस दिखाओ मूवमेंट होता था, टीवी पर आने वाले अवार्ड शो से सीखा था। इंजमाम उल हक ने अंग्रेज़ी इंटरव्यू के लिए एक लाइन सीखी थी, इंशाल्लाह लड़कों ने अच्छा खेला, लेकिन इसका श्रेय शाहिद आफरीदी को जाता है। एक बार उनके पिता बनने पर टीवी प्रेजेंटर ने उनसे यही सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी लाइन दोहरा दी। नमस्ते, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, 21 साल का हूँ, काफ़ी पीढ़ियाँ यहीं रही हैं, तो ये कहना ठीक होगा कि हरियाणा का लोकल हूँ। इसलिए बाबा का हरियाणवी उच्चारण का प्रयास बिल्कुल सुल्तान फिल्म में सलमान जैसा लगता है। ब्रैकेट में सरदार डज इट मच बेटर। हाँ, अरे सलमान का पीएचडी है। बस यही कमी है बाबा में, बाकी सब चंगासी। मेरे पसंदीदा ताऊ हैं, उनके बड़े मुद्दों को एक पन या वन लाइनर में समेटने की क्षमता का मैं फ़ैन हूँ। 3 ताल का पता मुझे वैसे तो सलोनी गौर के पॉडकास्ट से मिला, लेकिन शुभम गौर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उनका क्रेडिट छीना जा रहा है, इसलिए शुभम मान लीजिए। रही बात मेरे नाम अरे की, बाप तो वो मैं तब रिवील करना पसंद करूंगा जब मेरा एकेडमिक गोल पूरा हो जाएगा, जिसे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा खुद को प्रेरित करने का तरीका है। अभी के लिए मैं इंजी भाई ही प्रेफर करूंगा। क्या बात है। 2-3 महीनों में सारे एपिसोड सुन लिए हैं, चाहे दिवाली से पहले टॉयलेट की सफाई करते हुए हों या फिर जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए। 3 ताल मेरा नया कंपेनियन है। एक दिन जिम में सुन रहा था तो ट्रेनर ने पास आकर मेरा एक ईयर प्लग लगा लिया। वो शायद एमिनेम का लूज़ योरसेल्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इससे पहले वो मुझ में एक पोटेंशियल जिम बॉय देख रहे थे, काफ़ी प्रोत्साहित करते रहते थे। ईयर प्लग लगाया तो ताऊ को खड़े होकर निवृत्त होने की तकनीक के बारे में बात करते पाया। ऑकवर्ड साइलेंस आ गया। अब उनके चेहरे पर मुझे बेटा तुमसे ना हो पाएगा वाला भाव अक्सर देखता रहता हूँ। बाप रे। एपिसोड सारे सुन लिए हैं, पर पत्र मेरा पहला है। इससे पहले लोगों की हिंदी और सार्काज़म पर कमांड देखकर खुद को रोक लिया, पर हमेशा से आर्टिकल्स वगैरह लिखने का मन रहा है तो सोचा यहाँ से शुरू किया जाए। अब आते हैं पाकिस्तान पर। गिवन है कि पाकिस्तान हमेशा से हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के डोमेन में इम्पॉर्टेंट रहा है। मेरा हमेशा से उसके बारे में पढ़ने और जानने का मन हुआ है। सारे वॉर्स की जानकारी, पाकिस्तान फॉर्मेशन की कहानी पता है, बट पाकिस्तान एज अ नेशन के बारे में बहुत कम जानता हूँ। पाकिस्तान पर अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ और बुक्स की रिकमेंडेशन का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हो। इंजी, गुड़गांव। और बहुत अच्छी सुंदर चिट्ठी लिखी है, आप लिखते क्यों नहीं है? हाँ भाई इंजी, आपको लिखने से घबराना नहीं चाहिए, आप तो लिखने वाले ही हो। और कई सारी चीजें इन्होंने उसमें लपेटी, और शुभम का नाम इन्होंने कह दिया कि मैं बंदर की तरफ हूँ। हाँ, इन्होंने कहना है कि सलोनी क्रेडिट लेती है, पर शुभम ने भी सबसे पहले बताया था सलोनी। हमारी तरफ से शुभम को कुछ शुभकामनाएं, और अगली बार अगर शुभम मिलेंगे तो मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोलूंगा।
ठीक है। पाकिस्तान पे ताऊ का अध्ययन बहुत अच्छा है वैसे, तो अभी बताना चाहते हैं या आगे कभी हम एक साथ बहुत सारी फिल्में और किताबों की सूची तैयार करके बताएं? हाँ, किताबों की सूची में मतलब लिस्ट गिना सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा संभल के आगे एक दिन ठीक अच्छे है। से बताऊंगा क्यों। अगली बार कभी एक बार पाकिस्तान पर बात करेंगे बिल्कुल। तो उसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें किताबें बताई जा सके। बताई जा सकें। तो ये आज के 110वें एपिसोड में इतना ही 110 हो गए जी। बहुत सही। 111 होगा अगली बार डेविड मैं सोच शेफर्ड रहा होते होगा कि तो। हर 10 पे कुछ होना चाहिए। 100 पे ही काया हो। खुरपेज को मैंने पिछली बार ट्विटर स्पेस के लिए निमंत्रण भेजा कि आना, लिंक भेजा, तो उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे मुझे, बाप पे लेंगे। आज नहीं। उसको बहुत संवाद का बहुत ही क्लियर कट बहुत क्लियर है, कम्युनिकेशन। बहुत हाँ आतंकवाद है वो। हाँ। संवाद का आतंकवाद है। तो आपको चिट्ठियां भेजनी है radio@aajtak.com पर। आपको बर्बाद आबादियों पर चिट्ठियां लिखनी है, इंसान हत्या क्यों करता है इस पर चिट्ठियां भेजनी है, और मास्टरों, कौन से नेता अच्छे मास्टर होते, इस पर चिट्ठियां भेजनी है। बाद में चिट्ठियों पर कोई चिट्ठी प्रति चिट्ठी भेजनी हो तो वो भी, जो बहुत अच्छा लगता है वैसे जब एक चिट्ठी में किसी और की चिट्ठी का जिक्र करके उस पर बिल्कुल। कमेंट आए, जैसे आज आया भी एक सुबह उठने वाली ये पर। ब्यूटी है, ये ब्यूटी है इस चीज की। हाँ लोग दूसरों की चिट्ठियां भी सुनते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी तो हाँ। छोड़ो, हम तो ऐसे ही। तो भेजनी है radio@aajtak.com पर, और नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप का वो है 9953323303। अगर आप 3 तालियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दें या लिख दें मैं भी 3 तालियां, तो आपको उस ग्रुप में शामिल कर लेंगे। नहीं भी जुड़ना चाहते तो आप चिट्ठियां भी डायरेक्ट यहाँ पर भेज सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके, वो ज़्यादा ईजी होता है। और ज्यादा एकदम मुहाने पे है, खास करके उत्तर भारतीय और हिंदी पट्टी में। तो थोड़ा बहुत सूरज बचा है भैया। जिस जिसके घर में बक्से अक्से में कपड़े हैं, रजाई है, कंबल है, जैकेट है, निकाल लो, थोड़ी हवा दिखा लो, थोड़ा धूप दिखा लो, पहनने लायक हो जाएंगे, महकते रहेंगे, खुजली अलग हो जाएगी ना। तो थोड़ी तैयारी कर लो। ताऊ इस बार नहीं है यहाँ पे स्टूडियो में, जूम पे कनेक्ट है, लेकिन अगली बार हम स्टूडियो में होंगे होपफुली, जी। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जय श्री विंटर राम। इज कमिंग। हाँ। जय हो, जय जय हो। हो, जय हो, जय जय हो, जय हो। जय हो।